हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AKR एजुकेशन पॉइंट। आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर है हम एक क्लास 11th का चैप्टर लेके प्रारंभिक अर्थव्यवस्थीय शास्त्र में मांग। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र का छोटा सा मतलब इतना है कि अगर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे कि पैसे से क्या लेन देन हो रहा है, पैसे की वजह से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है, इसका आवागमन कैसे होता है। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी क्लास 11th और क्लास 12th में दो बुकों के बारे में जानेंगे, जिसका पहला नाम है प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि क्लास 11th की है, और दूसरी है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र जो कि क्लास 12th की है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्यष्टि का अर्थ होता क्या है। आखिरकार व्यष्टि का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले जब हम ये जानेंगे तो हम इसकी किताब के बारे में भी जान पाएंगे कि इसमें पढ़ेंगे क्या हम। तो अगर हम अपनी सरल भाषा में देखें तो व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। अपनी सरल भाषा में देखें तो व्यष्टि का अर्थ होता है हमारा छोटा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अपने भारत देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एक छोटी इकाई हो गई। और ऐसे ही अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखें तो हम अपने संपूर्ण विश्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, अर्थशास्त्र की नज़र से अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन कराती है या उससे व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये किताब का नाम है। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र की किताब से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि हम क्लास 11th में प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो शुरुआत करने वाले हैं वो मांग चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि इस बुक का 5वां अध्याय है। तो सबसे पहले हम मांग और इच्छा में अंतर जान लेते हैं कि मांग आखिरकार क्या होती है और इच्छा हमारी क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है कि मान लीजिए हमारी LED खरीदने की इच्छा है और उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, पहली कंडीशन। ठीक है, तो अभी तक तो ये हमारी इच्छा है, मगर अब मान लेते हैं कि हमें LED खरीदने की इच्छा है और हमारे पास पैसे भी हैं पर हमने उसे खर्च नहीं करे, तो अभी भी ये हमारी इच्छा ही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमें LED खरीदनी है, पैसे भी हैं और अब हमने उसे खर्च कर दिए, तो अब ये हमारी जो इच्छा है वो मांग में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, अब इसे हम अगर अर्थशास्त्र की भाषा में देखें कि मांग क्या होती है तो हम देखेंगे कि किसी वस्तु को खरीदने की वह इच्छा जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति और खर्च करने की तत्परता है, यानी कि हमारे पास पर्याप्त धन है और उससे हम खर्च भी करना चाहते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। ठीक है, तो इसी को जारी रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। अब हमने मांग तो समझ लिया, अब हम समझते हैं कि मांग अनुसूची क्या होती है। मांग अनुसूची को हम इंग्लिश में डिमांड शेड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, मांग अनुसूची होती है वह तालिका जो कीमत तथा मांगी गई मात्रा से संबंधित है। किससे संबंधित है, कीमत तथा मांगी गई मात्रा से संबंधित है, जिसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। मांग अनुसूची दो तरीके की होती है, एक तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची से हमारा तात्पर्य है कि एक पर्सनल बंदे की बात करना, यानी कि पर्सनल व्यक्ति की बात करना। और बाजार मांग अनुसूची का मतलब है कि एक बाजार में केवल एक ही बंदा तो नहीं जाता होगा, एक ही लोग तो नहीं रहते होंगे, उसमें बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आवागमन करते हैं, तो बाजार मांग में एक से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किसकी बात करने वाले, कीमत तथा मांगी गई मात्रा की। तो हम देख लेते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत में क्या था कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपये था तो वो व्यक्ति 4 क्वांटिटी खरीद रहा था। ठीक है, जब उसका प्राइस 2 रुपये हुआ तो वो व्यक्ति 3 क्वांटिटी खरीद रहा है, और जब वो व्यक्ति उसका प्राइस 3 हुआ तब वो 2, और जब 4 हुआ तब वो 1 खरीद रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या समझा कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है,
वैसे वैसे हमारी मांगी गई मात्रा जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में कैसा संबंध है, ये है हमारा संबंध। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध है, यानी कि जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है तब हम क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, और जब हमारा प्राइस कम हो रहा है तब हम क्वांटिटी को बढ़ा दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से बाजार मांग में भी है। हमने यहाँ पे एक कस्टमर ये और दूसरा कस्टमर ये ले रखा है। बाजार में किसी वस्तु की जो कीमत है वो जब 1 रुपये थी तो एक कस्टमर 4 खरीद रहा था और दूसरा कस्टमर 5 क्वांटिटी उसकी खरीद रहा था। इसी तरीके से कस्टमर 1 की भी जो मांग है वो कम होती गई क्योंकि प्राइस बढ़ता गया। उसी तरीके से कस्टमर 2 की भी मांग कम होती गई क्योंकि प्राइस बढ़ता गया। बाजार में भी क्या होता है, विपरीत काम चलता है। ठीक है। अगर हम व्यक्ति अर्थशास्त्र की नज़र से व्यक्तिगत मांग अनुसूची की डेफिनेशन देखें तो होगी वह तालिका जो एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाती है जो बराबर में एक विशेष क्रेता उपभोक्ता यानी कि एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। ये तो हो गया एक व्यक्तिगत मतलब यानी कि पर्सनल। दूसरा क्या होता है, बाजार मांग अनुसूची, यानी कि वह तालिका जहां पर सभी बाजार के क्रेता यानी कि उस बाजार में जितने भी लोग उस बाजार से खरीदारी करते हैं या सामान बेचते हैं वो सभी एक निश्चित समय पर वस्तु को विभिन्न संभव कीमतों पर यानी कि उस टाइम पर उन वस्तुओं की जो भी कीमत है उसे खरीदने के लिए तैयार होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मांग अनुसूची। ठीक है, सॉरी, बाजार मांग अनुसूची। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि इसका अगला टॉपिक क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि मांग वक्र तथा इसका ढलान। ठीक है, मांग वक्र तथा इसका ढलान, जिसे हम इंग्लिश में डिमांड कर्व एंड स्लोप कहते हैं। तो इसे जान लेते हैं कि मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखा चित्रीकरण प्रस्तुतिकरण है जो यह दर्शाता है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा इसकी अपनी कीमत से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, मांग वक्र का अर्थ है कि जो वस्तु की अपनी कीमत है वो वस्तु की मांगी गई मात्रा से किस प्रकार संबंधित है। इसे हम इस तरीके से शो करते हैं जिसे हम मांग वक्र कहते हैं या डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत मांग कर्व का चार्ट है और ये डिमांड बाजार मांग का मांग वक्र का चार्ट है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने पिछले ही भाग पे देखा था कि एक तालिका दे रखी थी जिसके अंतर्गत प्राइस 1 से 4 था तो क्वांटिटी व्यक्तिगत की 4 से 1 जा रही थी, यानी कि विपरीत संबंध था। उसी को यहाँ दर्शाया गया है तालिका में। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को ले रखा है, ये हमारा प्राइस है, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले रखी है। तो 4 3 2 1 और यहाँ पर हमने क्वांटिटी को ले रखा है। तो जब उस वस्तु का प्राइस 1 था तब वो बंदा 1 क्वांटिटी को खरीद रहा था, जब उसका 3 था तो उसने 2 खरीदी, जब उसका 2 था तो उसने 3 खरीदी, और जब उसका प्राइस 1 था तो उसने 4 क्वांटिटी खरीदी। यानी कि विपरीत संबंध, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है कि जब उसका प्राइस बढ़ रहा है तो वो क्वांटिटी को क्या कर रहा है, डिमांड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और जब उसका प्राइस कम हो रहा है तो वो डिमांड को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक उसी तरीके से बाजार मांग वक्र को भी इसी प्रकार दर्शाते हैं। दोनों कस्टमर का मैंने लिखा, आप पीछे की तालिका से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, बाजार मांग वक्र जो होता है उसका बाजार मांग जो वक्र होता है उसका कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है कि यह सदैव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा यह सामान्यतः नीचे की ओर होता है, यानी कि डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मतलब आप इसे देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि ये मांग वक्र का ढलान सदैव क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यह विपरीत संबंध को प्रकट करता है। विपरीत संबंध मतलब मैंने अभी आपको बताया था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, जो कि यहाँ पर विपरीत संबंध हमारा शो हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारी व्यक्तिगत मांग होती है, यानी कि हमारी जो खुद की मांग होती है
वो किन कारणों की वजह से बढ़ती है या कम होती है, उसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं कि व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक या व्यक्तिगत मांग का फलन। इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्यक्तिगत की जो मांग होती है, यानी कि हमारी पर्सनल जो मांग है वो क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, उसके बारे में जान लेंगे, उसके क्या रीज़न है। तो पहला हम देख लेते हैं, पहले की बात की जा रही है कि वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत से मतलब है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पेन। ठीक है, पेन की अपनी कीमत अगर मान लो इसका पहले प्राइस 5 रुपये है। ठीक है, अभी हम क्या है, अगर इसका प्राइस बढ़ जाए, इस पेन का प्राइस बढ़कर 15 रुपये हो गया। पहले तो हम इसकी 10 क्वांटिटी खरीद थे, मगर अब जब इसका प्राइस बढ़ गया तो हम इसकी 10 क्वांटिटी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, या तो हम कोई और पेन खरीदेंगे या इसकी ही क्वांटिटी को कम कर देंगे। यानी कि वस्तु की अपनी कीमत इसे प्रभावित करती है। अगर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ रही है तो हम उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, यानी कि उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और जब उस वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है, तथा इसके विपरीत भी मतलब, यानी कि जब यहाँ पर कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, और जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। किसी भी वस्तु की अपनी कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध को ही ये शो कर रहा है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी यानी कि डिमांड कम होगी, और प्राइस जब कम होगा तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं इसके अगले पॉइंट को। दूसरा इन्होंने दे रखा है कि संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत से मतलब है हमारा कि यह तो पहले 2 प्रकार की होती है। पहले होती है प्रतिस्थापन, दूसरी होती है हमारी पूरक। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तु होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जिसका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इन वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, तथा इसके विपरीत भी। कैसे, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले रखा है चाय तथा कॉफ़ी। मान लीजिए हमें चाय पीना पसंद है, ठीक है, मगर चाय का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो हमारा क्या है, डिमांड जो है वो कॉफ़ी को लेकर बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय क्या है, चाय महंगी हो चुकी है और कॉफ़ी क्या है, सस्ती है, इसलिए हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और उसी तरीके से जब चाय का प्राइस कम हो जाएगा, चाय हमें पसंद थी तो चाय का प्राइस जब कम हो जाएगा तो हम वापस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि जब प्राइस चाय का कम हो जाएगा तो हम कॉफ़ी की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जो कि अभी हमने यहाँ पे समझा कि इन वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ी है तो दूसरे वस्तु की डिमांड भी बढ़ी है। यहाँ पर कौन सा संबंध है, यहाँ पे विपरीत संबंध नहीं है, यहाँ पर कौन सा संबंध है, सीधा संबंध है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं। यानी कि अगर हम माने तो जैसे कि कुछ 2 लोग ऐसे जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों के क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो वही क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं। एक की कीमत में कमी होने पर दूसरे की मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा इसके विपरीत भी। यानी कि जब उसकी कीमत कम हो रही है तो इसकी मांग कम हो जा रही है, यानी कि कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। कैसे, अब हम याद रख लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है पेन तथा इंक का। पेन का जब प्राइस बढ़ेगा तो पेन की डिमांड लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब पेन की डिमांड कम कर दे रहे हैं तो पेन किस चीज़ से चल रहा है, हमारा इंक से चल रहा है, तो ऑटोमेटिक इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये पेन बिना इंक के चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है। और दूसरा क्या है कि जब पेन का हमारा प्राइस कम हो जाएगा तो यानी कि हम क्या है, पेन की डिमांड को बढ़ा देंगे, यानी कि हम उसे खरीदने वापस से लग जाएंगे, यानी कि फिर उसमें पड़ने वाली इंक की मात्रा भी तो बढ़ जाएगी ना।
तो इसकी मांग भी हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि अब हमने यहाँ पे क्या समझा कि ये दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। इसका अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, आय से हमारा मतलब है यहाँ पर इनकम से या फिर सैलरी से, ठीक है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है व इसके विपरीत भी, ठीक है। और इसके विपरीत घटिया या निम्न कोटि की वस्तु की मांग जो है वो आय के बढ़ने पर कम हो जाती है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सामान्य वस्तुएं और निम्न कोटि की या फिर घटिया वस्तुएं क्या होती है। सामान्य वस्तुएं वह वस्तु होती है जो कि हम आमतौर पर खरीदते हैं, हमारे पास धन की कमी नहीं है, हम पैसों से परेशान नहीं है, तो हम नॉर्मल सी चीज़ें, वह सब चीज़ें खरीदते हैं जो सामान्य रूप से मिल जाती हैं। घटिया वस्तु वह है जब हमारे पास धन की कमी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ कोई नहीं, हम इससे काम चला लेंगे, तो हम ये से घटिया वस्तुएं खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें इनकम या फिर हमारी जो सैलरी है वो किस प्रकार से काम आती है या फिर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। मान लीजिए आपकी इनकम पहले कुछ थी, मान के चलते हैं कि आपकी इनकम पहले 15,000 थी और सडनली आपकी इनकम बढ़ के 50,000 हो गई, ठीक है। यानी कि आपकी इनकम जो है बढ़ गई है, तो आपकी जो सामान्य वस्तु है यानी कि नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड तो आप बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी सैलरी बढ़ गई है तो आप घटिया चीज़ें थोड़ी खरीदोगे, अब आपके पास पैसा है तो आप अच्छी चीज़ें खरीदोगे। यानी कि नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। मगर उसके विपरीत क्या होता है कि जो हमारी घटिया वस्तु होती है ना, इनकम के बढ़ने से उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, हम उसे खरीदना छोड़ देते हैं या उसकी मांग कम कर देते हैं, तो उसकी जो मांग क्या होती है वो कम हो जाती है या फिर कहें डिमांड कम हो जाती है। उसी तरीके से मान लेते हैं हमारी इनकम तो 15,000 थी, अब ये घट के हो गई हमारी 10,000, यानी कि पहले से भी कम हो गई किसी भी रीज़न से। अब हमारी इनकम कम हो गई तो हमारी जो सामान्य वस्तुएं खरीदने की क्षमता थी वो भी कम हो गई है, तो अब हम इसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और हम पापा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, घटिया वस्तुओं में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि हम घटिया निम्न कोटियों की वस्तुओं की डिमांड को बढ़ा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चल लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रुचि, ठीक है। रुचि का मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। मान के चलते हैं हम सुबह उठते हैं, हमें चाय के साथ एक पर्टिकुलर बिस्कुट खाना पसंद है, मान लेते हैं गुड्डे खाना पसंद है। अब हमारा क्या है कि उस गुड्डे को खाने में हमारी रुचि है, तो अगर जब हमारी रुचि ख़त्म हो गई, मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ उसके जगह पे कोई अच्छा बिस्कुट आया, हमने उसे खाना प्रारंभ कर दिया, इसलिए हमारी अब गुड्डे में क्या रुचि क्या हो गई है, वो गुड्डे में रुचि हमारी कम हो गई है। और हाँ, जो नया बिस्कुट आया यानी कि जो न्यू बिस्कुट आया उसमें हमारी रुचि बढ़ गई है, तो हम किसको खरीदने प्रारंभ कर देंगे, जिसमें हमारी रुचि बढ़ी है हम उसको खरीदने प्रारंभ कर देंगे। तो उसी तरीके से कि यहाँ पर इंटरेस्ट जब हमारा किसी वस्तु को लेकर बढ़ता है तो हम उस वस्तु की डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब हमारा किसी वस्तु को लेकर इंटरेस्ट कम हो जाता है, रुचि कम हो जाती है, तो हम उस वस्तु की डिमांड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में देख लेते हैं, इसकी परिभाषा कि अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है। यानी कि अन्य बातें समान रहने पर इसका अर्थ है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन की ना किसी भी तरीके से आपके पास कोई कमी नहीं है, तो उन बातों को सामान्य रहने पर उपभोक्ताओं की जिन वस्तुओं के लिए रुचि एवं प्राथमिकता बढ़ जाती, प्राथमिकता मतलब जिससे हम प्राथमिकता देने लगते हैं, इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, उसमें हमारी रुचि बढ़ जाती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है। और इसके विपरीत भी मतलब यानी कि उसे हम प्राथमिकता देना यानी कि उसमें रुचि लेना छोड़ देंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा संभावनाएं, ठीक है। संभावनाएं इसमें क्या है हमारा पॉसिबिलिटी, इसे हम समझ सकते हैं इंग्लिश में कि पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि विशेष रूप से यदि उपभोक्ताओं को यह संभावना हो यानी कि उसे ये लग रहा हो कि निकट भविष्य में वस्तुओं की उपलब्धता में प्रबल कमी होगी, यानी कि आने वाले भविष्य में किसी वस्तु की जो उपलब्धता है यानी कि जो मिलने की क्षमता है वो कम होने वाली है, तो यह विद्यमान कीमत पर वस्तुओं की वर्तमान में मांग में वृद्धि करेगा। यानी कि
करंट में जो उसकी पीरियड यानी कि प्राइस चल रहा होगा वो उसकी उस समय में मांग क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि वो आने वाले संकट से क्या बचना चाहता है। जैसे कि अभी हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना। जब हमारे टाइम भारत में कोरोना आया था तो किसी को ये पता तो नहीं था कि कोरोना आने वाला है या नहीं आने वाला है, पर जैसे ही इसके बारे में लोगों ने सुना, इसकी संभावना को देखा कि ये आगे कोरोना आ गया है और इसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, तो लोगों ने अपनी निजी चीज़ों को यानी कि जो उनके लिए नेसेसरी है, हमारे लिए नेसेसरी है, हम इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये आने वाले टाइम में कमी हो सकती है क्योंकि कोरोना आ रहा है तो हमें ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने क्या करा, उन नेसेसरी चीज़ों की डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि हमने भविष्य में आने वाले संकट को पहचान लिया था कि हमारे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं। तो हमने उन नेसेसरी चीज़ों को खरीदना कम कर दिया। और जैसे ही अब हम देख सकते हैं कि कोरोना जा चुका है या फिर कोरोना बहुत ही नामात्र का रह गया है, तो अब लोगों ने क्या करा है कि नॉर्मल तरीके से रहना शुरू कर दिया है, यानी कि अब उसकी डिमांड को कम कर दिया है। वो जैसे नॉर्मल डेज में उसको परचेज कर रहे थे या ले रहे थे उसी तरीके से उसे वो ले रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। आगे की क्लास को हम या आगे के विषय को, आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।